वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त प्रभात। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही जिसकी आजकल हर आदमी को ज़रूरत है, कोविड-19 से रिलेटेड, यानी कि कोरोना जो महामारी फैली हुई है उससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन समझ लो आप। लास्ट ईयर भी लगभग इन्हीं दिनों में हाई पीक पे थी, तब भी एक वीडियो डाला गया था कोरोना से रोकथाम व इसकी बचाव घरेलू उपाय। तो वो सब सेम है, वो ये नहीं है कि वो पहले वाले आप उनका यूज करेंगे तो वो भी बेहतर है। थोड़ा सा जो नया स्ट्रेन आया है, सेकंड वेव, थोड़ी ज़्यादा खतरनाक भी बताई गई है। तो इसमें क्या रोकथाम और क्या नए चेंजेज है, तो जिसको ओल्ड वाले जानने हैं तो वो पुरानी वीडियो देख सकता है आराम से जाकर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, देख लेंगे। वो बिल्कुल बेहतर है और ईजिली हम भी डेली बाहर काम पे जाते हैं इधर उधर। तो ये चीज़ें हैं। देखो, कोरोना की अब तक कोई परफेक्ट दवाई नहीं है। यदि इसकी दवाई है तो सबसे है सुरक्षित रहो, जितना मिनिमम है घर से बाहर निकलो, और हो सके तो अपने शरीर की इम्यूनिटी जितनी हार्ड आप बना सकते हो वो बना लो। वो ही एक दवाई है बस। बाकी सब अभी तक जोड़ तोड़ वाला गणित है, कोई परफेक्ट थ्योरी सामने नहीं आ पाई है। चलो वो अलग बात है, वो वैज्ञानिक जैसे भी करेंगे, अलग चीज़ें हैं। बट हम लोगों को अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो भी तरीके जितने भी हो सकते थे कोरोना से बचने के लिए, ये मैंने आपको 1 साल पहले जो वीडियो फरवरी मार्च में बनाई थी उसमें दे रखे हैं सभी, और प्रभावी है, कारगर है, आज तक परफेक्टली काम कर रहे हैं। तो आप उसमें से देख लेंगे और बीच बीच में जो नई चीज़ें आई हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो आप सभी से पहले तो ये रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, कोरोना से रोकथाम में बचाओ। अभी जो नया स्ट्रेन आया है ये पहले स्ट्रेन से, जो पहले स्ट्रेन को चाइना का बता के, वो इतना खतरनाक नहीं था पहली बार जितना इस बार लग रहा है। इस बार इसकी संक्रमण दर भी बहुत ज़्यादा है। इस बार जो रैपिड टेस्ट है उसकी भी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। इस बार एक नया टेस्ट है RT-PCR। हमारे काफ़ी साथियों ने RT-PCR कराया। RT-PCR है क्या, होता कैसे है और क्या इसकी फंक्शनिंग है, ये मैं आपको एक बार क्लियर बता दूं। कुछ लोग कहते हैं RT रियल टाइम जो अब कोरोना है उसका वो बता रहा है हमारे शरीर में, ऐसा कुछ नहीं है। ये भ्रम फैलाने वाली स्थिति में आप बिल्कुल मत जाना। पहले ये समझो कि कोविड-19 या कोरोना है क्या। इसमें सबसे बड़ी बीमारी हमारे सामने क्या आ रही है, कोरोना वायरस 2 तरीके का होता है। आपने काफ़ी पहले पढ़ा होगा, RNA और DNA। ये लगभग यूपी बोर्ड या CBSE में जो है 10th की क्लासेज में आता है, 9th और 10th में। RNA होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड और DNA होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो जो 9th 10th में होंगे या इससे पहले करके जा चुके उनके ये समझ में आ गया होगा। तो RNA की स्ट्रक्चर होती है सिंगल, ठीक है, सिंगल हेलिक्स में होता है ये कहूँ तो मैं, ये क्या हो गया, सिंगल हेलिक्स, ये सिंगल हो गया C मान ले इसे। और DNA होता है डबल हेलिक्स में। डबल हेलिक्स यानी कि साथ के साथ दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये तो सिंगल हेलिक्स हो गया। इसके साथ यदि ये ऐसे करें, ये थोड़ा ठीक नहीं बन पाया, एक बार इरेज कर लेता हूँ। ये होता है डबल हेलिक्स में। इस तरीके से। अब इनके बीच में ऐसे दिखा देते हैं जो बायोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन है। ये DNA की कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये आपके RNA की। तो हमारा
कोविड-19 कोरोना का जो वायरस है वो आरएनए वायरस है। हमारे पास जो जांच के साधन हैं वो डीएनए वायरस के हैं। जैसे कई बार दिक्कत आती है कि भाई इसका शक्ल तो अपने बाप से नहीं मिल रही, दूसरे से मिल रही है, तो डीएनए टेस्ट के बाद आप ये कह सकते हैं ये इसका पिता है या ये इसका पिता है। कई बार बच्चे गायब होने वाली है, कुछ इस तरीके की जो चीज़ें आती है, तो हम डीएनए टेस्ट तो कर लेते हैं। आरएनए टेस्ट का अभी हमारे पास कोई सॉलिड हिसाब किताब नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम, डीएनए को आरएनए में बदलने के लिए एक क्रिया होती है ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि कोविड-19 का जो वायरस है वो आरएनए बेस्ड है, तो आरएनए को डीएनए में बदलने के रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये जो आरटीपीसीआर टेस्ट हम बोलते हैं, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये आरटी है। आरएनए को डीएनए बनाएंगे और फिर हम जांच कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आरएनए को मेजरमेंट का अभी कोई सॉलिड नहीं है हिसाब, तो इसीलिए आरटी, यानी कि जो आरएनए वाला हमने वायरस लिया और उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए में चेंज कर लिया। डीएनए में चेंज, आरटी से ये क्या हो गया, डीएनए में चेंज हो गया, तब आगे हम जांच करेंगे। यहाँ तक हो गया। मोस्टली ये कोरोना इतना फैला है तो आगे आने वाले कंपटीशन के लिए मे भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। रोकथाम वाले जो इलाज है वो भी जल्दी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। पीसीआर, अब जो पुलिस वाले हैं वो तो समझेंगे पीसीआर हो गया पुलिस कंट्रोल रूम, ठीक है जी, पर ये पुलिस वाली भाषा नहीं है, ये तो साइंटिफिकली चल रहा है। तो ये है पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन। ठीक है जी, ज़्यादातर जो वायरस है ये चेन रिएक्शन करते हैं और अपनी संख्या को घटाने बढ़ाने में सक्षम होते हैं बहुत ज़्यादा, तभी तो बीमारी तेज़ी से फैलती है। अपनी संख्या को बहुत जल्दी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चेन रिएक्शन में क्या होता है, और सीटी वैल्यू, अभी मोस्टली सीटी वैल्यू पे भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है कि जब हम आरटी पीसीआर, आरटी का मतलब हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से चेंज किया, पीसीआर पॉलीमराइज चेन रिएक्शन की सीटी वैल्यू क्या है, साइकिल टाइम। साइकिल टाइम क्या है, जब आपने पॉलीमराइज चेन रिएक्शन करते हैं या थ्रेशोल्ड करते हैं, कोरोना वायरस की जब जांच करते हैं, डीएनए में चेंज इसको कर लिया, आपका सलाइवा जो भी लेना था उनको लेके मशीन में डाल दिया, तो थ्रेशोल्ड पे रिएक्शन होती है। तो लगभग 35 बार थ्रेशोल्ड किया जाता है, यानी कि ऐसे 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 ऐसे, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 35। यदि 35 बार के में नहीं आया तो आपको कोरोना डिटेक्ट नहीं हुआ, आप नेगेटिव हैं, यानी कि आपको कोरोना नहीं है। पहले तो सिंगल से डबल स्टेज में लाने के लिए आरटी करा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और फिर डीएनए की जांच की। अब होता क्या, सीटी वैल्यू सपोज करो आपके अंदर 20 पे आ गया, 20 बार थ्रेशोल्ड किया साइकिल को, तो आपकी सीटी वैल्यू 20 है, ठीक है। तो जिसकी सीटी वैल्यू जितनी ज़्यादा है वो उतना सुरक्षित है उस टाइम, बट वायरस, कोई भी वायरस है वो अपनी संख्या बढ़ाने में सक्षम है, बहुत ज़्यादा सक्षम है। तो ये मत सोचना कि वो कभी भी अपनी संख्या बढ़ाकर, इतना भी हो सकता है कि थ्रेशोल्ड 1 2 3 पर आ जाए, पर 20 22 25 पर आपको वो दिक्कत नहीं दिखेगी। इसके लिए मैं आपको बताता हूं, आज की डेट में जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो हो रही है ऑक्सीजन बाइंग, कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। पिछले 5-4 दिन से जो एक सिचुएशन बनी हुई है कि ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही है, तो ठीक है, सीटी वैल्यू यदि कम
कम है तो आपको खतरा ज़्यादा है, यानी कि ऑलरेडी आपके अंदर कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल चुका है और ज़्यादा फैलने में फिर दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। प्रिकॉशंस क्या है, पहले ये देख लो कि सब कुछ सिस्टम कैसे काम कर रहा है। रोकथाम वाली बात है, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, लास्ट ईयर वाली वीडियो मैंने डाल रखी है। रोकथाम के वही इलाज अब तक भी पेटेंट है, कोई नया इलाज उसमें नहीं आया। सीटी वैल्यू पे मेरी बात चल रही थी, सीटी वैल्यू ज़्यादा है तो आपको खतरा कम है, पर ये नहीं है कि आप खतरे से बाहर हैं, क्योंकि कोरोना वायरस कभी भी अपनी संख्या बढ़ा सकता है तो आपकी सीटी वैल्यू घट सकती है। एट द प्राइमरी लेवल जब हम जांच कराते हैं सीटी वैल्यू अच्छी आ रही है तो आदमी को एक हेल्थी फील करना चाहिए, नेगेटिविटी में कभी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखो भैया, ये है पैंडेमिक सिचुएशन है, महामारी फैल रही है, रोज़ मर रहे हैं, अच्छे बड़े बड़े आदमी मर रहे हैं, छोटे छोटे भी मर रहे हैं, कहीं काफ़ी ज़्यादा उसमें मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भर्ती हो रहे हैं। तो कुछ लोगों का कमज़ोर दिल होता है खरगोश जैसा, 4 खबर सुनी तो बैठे बैठे टीवी के आगे टपक गए। ऐसी भी सिचुएशन आ रही है, क्यों? उन्हें लगा कि अगला नंबर मेरा ही है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको धैर्य रखना है और जो उपचार पहली वीडियो में बताए गए हैं, अभ्यास उनका करना है। जैसे आपको मैं बताऊं, रहीम ने कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। तो आपको लगातार अभ्यास करना है। आपको मैं खुद बताऊं कि मैं भी सांस रोकने की प्रैक्टिस पहले कभी नहीं की, पर लास्ट ईयर से जब पता लगा कि भाई योग तो थोड़ा बहुत करते थे, पर सांस रोकने की मैं जब भी 10 मिनट का भी टाइम मिलेगा तो रोक के देखता हूँ बार बार सांस, कि क्या मैं रोक पा रहा हूँ 30-40 सेकंड। अब मैं 1 मिनट से ऊपर भी सांस रोक लेता हूँ, जबकि शुरू वाले दिन मेरे से 25-30 सेकंड नहीं सांस रुका था। तो इसलिए आप सभी भाइयों से, सभी दोस्तों से, बच्चों से, क्लासमेट जितने भी स्टूडेंट हैं घर पे बैठे हुए, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सांस रोक के देखो आराम से। अभी भी कितनी देर मेरे से सांस रुकवा लो, नहीं तो क्या होता है एकदम फप फप फप, जो जिसका कम सांस होता है टूटने लगता है, नहीं टूटेगा। क्योंकि ये सिर्फ एक अभ्यास वाली बात है। देखो भाई, जब प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आपको सांस रोकना है, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस बन जाएगी। फैक्ट है, मैं पिछले लास्ट ईयर से देख रहा हूँ, आराम से बन जाती है। दूसरे तीसरे दिन ही 40 से ऊपर जो एक खतरे की वैल्यू मानते हैं उससे ऊपर आप कूद जाते हैं। दूसरा, मन में आपको खुश रहना है। छोटी मोटी चीज़ें देखो, आना जाना लगा रहेगा, मौत एक अटल सत्य है सभी की, कोई इससे बच के आज तक नहीं भाग पाया है, पर मन से नहीं हारना है। सीटी वैल्यू हो गया। अब मेरी एक सलाह है, फिलहाल के इसमें जो मैंने बताया था, ऑक्सीजन का एक ड्रामा जो चल रहा है ना, फिलहाल ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इस पर लूटमार हो रही है, ड्रामा हो रहा है, ऑक्सीजन का ये हो गया वो हो गया। भैया देखो, जब किसी चीज़ की ज़रूरत एकदम बढ़ जाती है तो उसकी शॉर्टेज होना निश्चित है, ये फैक्ट है। अब हॉस्पिटल में जितने भी मरीज हैं उनको 90% को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, पहले 5% को भी नहीं थी। तो भैया जो ये 90% बढ़े, ज़रूरी है कि शॉर्टेज होगी। सरकार आपस में खींचातानी और ये ड्रामेबाजी, ये कुछ भी नहीं है भाई साहब। ज़रूरत ज़्यादा है इसलिए डिमांड बढ़ी है। हाँ, सरकार से निवेदन था, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि इंडस्ट्रियल में जो ऑक्सीजन जाती है, आप उस चेन को रोक के मेडिकल के लिए सप्लाई कर दो, तो वो चीज़ पहले ही सरकार कर चुकी है। अब रही बात उसका जो उत्पादन है वो बढ़ाने की, भाई वो कंपनियां भी पूरा दिन काम कर रही है, बाकी कुछ टाइम है ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन में लगता है, वो भी नेचुरल बात है, लगेगा। तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। छोटा सा एक इश्यू आया था किसान आंदोलन वाला कि भाई दिल्ली में, मोस्टली दिल्ली में सबसे ज़्यादा पब्लिक सफ़र कर रही है और बाहर से ऑक्सीजन आती है, तो दिल्ली के 2-3 बॉर्डर अभी किसान आंदोलन की चपेट में है, काफ़ी लंबा रास्ता तय करके आना होता है। तो हम भी किसान पुत्र हैं, हम भी ये कहना चाहेंगे, ठीक है आंदोलन अपनी जगह है,
वो सही है या गलत है, मैं इस बात की तह में ज़्यादा नहीं जाऊंगा। बट ऐसी महामारी के दौर में जब लोग तड़प रहे हैं, एक दूसरे की जान की पड़ी है, तो कम से कम अब तो प्रभु रास्ता छोड़ दो, मेरी करबद्ध निवेदन है आपसे, ठीक है। और वैसे भी सरकार ने क्या बुरा किया, आपसे बार बार बात की है, जिन मांगों को आप लेके चले थे वो मांग तो आपने छोड़ दी। एमएसपी कोई ख़त्म नहीं कर रहा, एपीएमसी कोई ख़त्म नहीं कर रहा, ये आपकी 2-3 मांगे थी। फिर बाद में आपने ऐसा टर्निंग पॉइंट लिया कि कानून ही ख़त्म करो। आज तक तो भाई साहब ऐसा कभी हुआ नहीं। और फिर भी लास्ट ऑप्शन में सरकार ने ये भी कह दिया कि भाई 1.5 साल बाद लागू करेंगे। तो ठीक है, महामारी के टाइम में थोड़ी देर छोड़ दो, आप 1.5 साल बाद ही लागू होना है, तब देख लेना क्या होना है, अब तो जी लेने दो। और खुदा ना खास्ता मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप में से कोई इन्फेक्टेड होगा तो कोई नहीं बच पाएगा। ठीक है, किसान के इम्यूनिटी ठीक होती है, मैं मानता हूँ इम्यूनिटी अच्छी होती है, भाई खेती बाड़ी का काम करते हैं, खूब पसीना बहाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, ऐसा करते हैं। बट भाई साहब इनमें बीमार भी होगा, कोई कुछ हो भी सकता है, तो इसका ढिंडोरा तुम एकदम दूसरे के ऊपर ठोक दोगे। क्योंकि 26 जनवरी पे आपने यही किया, पहले दिन तक आपको परमिशन नहीं मिल रही जी, एक तरफ जवान है एक तरफ किसान है। भैया कोई नहीं, दोनों तरफ मुझे तो किसान ही दिखाई दिए। किसी बिलेनियर मिलेनियर या सुपरस्टार या किसी बड़े उद्योगपति का या बड़े मंत्री संतरी का लड़का मुझे आज तक पुलिस में फौज में भर्ती नहीं दिखाई दिया। हम भी आपके भाई बहन बेटे थे, आपने खूब जम के धोने की कोशिश करी और धोया भी। हमारी तरफ से कोई जरा सा भी बात हो जाती, आप देखते कि क्या होता, क्योंकि हमारे हाथ तो बंधे हुए थे। तो कम से कम अब तो ऐसा मत करो, पहले बहुत किरकिरी करा ली, अगले दिन ही आप कहने लगे कि वो हमारे आदमी नहीं थे, वो तो पुलिस ने भेज दिए, वो तो ये था जी, वो ये था जी। तो भैया ये पलटू राम वाली कहानी तो छोड़ो मत, आप हमारे बहुत करीबी हो, जो काम आप करते हो उसी क्षेत्र से हम भी निकले हैं, तो ऐसा ना करो, रास्ता छोड़ दो, पलटू वाली सिचुएशन ख़त्म करो। पब्लिक है, सब जान रही है, सब समझ रही है कि क्या सब कैसे हो रहा है, ठीक है। तो किसानों से सभी से, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर या और भी कोई अन्य बॉर्डर है तो दिल्ली आने दो भाई, सप्लाई आने दो गैस की। जो ये लोग बेचारे हॉस्पिटल में पड़े मर रहे हैं उन्हें मत मरने दो, नहीं तो आपको इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। गलतियाँ आपने पहले ही बहुत कर रखी है। 26 जनवरी वालों को आपने अपना नहीं बताया कि ये तो उनके आदमी थे, 2 दिन बाद ड्रामा पलट के कि पहले इन्हें सब कुछ छोड़ो, इनके सब मुकदमे। अरे जब वे तुम्हारे अपने थे ही नहीं तो किस बात के मुकदमे में मना करवा रहे हो, क्या करा रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो। चलो छोड़ो जो भी हो रहा है, बट अब उस बात को ख़त्म करो, रास्ता छोड़ दो और पब्लिक को जीने दो। अब आते हैं अपने पुराने टॉपिक पे। अभ्यास वही थे पुरानी वीडियो वाले। अब मैं इस पैनिक उसमें ऑक्सीजन का जो दौर सा चल रहा है, 1-2 दिन में शायद ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। फेफड़ों को थोड़ा अपना स्ट्रॉन्ग बना लो। देखो भाई साहब, आज की डेट में हमारे साथ हो क्या रहा है, हम 4 मंजिल भी चढ़ नहीं सकते। 4 मंजिल पे भी हमें चाहिए लिफ्ट, घर से निकलने के चाहिए हमें स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार। तो हमारी शरीर की क्षमता तो घट गई है, पर अब कोरोना हमें ऐसे नहीं घटने देगा भैया, ये तो मेहनत करवा के रहेगा। कोरोना जो करोगे, जो कुछ काम नहीं करेगा उसके होगा कोरोना। तो थोड़ा मेहनत करो भाई, योगा वगैरह करो। इसमें मैं आपको एक सलाह दूंगा, एक होता है ऑक्सीमीटर, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए एक लेके भी आया हूँ, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। अलग अलग कंपनियों के हैं। और भाई देखो रेट वेट की मैं आपको बताऊँ मेरे भाई, 500 से 1000 रुपये। मैं कोई इसका मैन्युफैक्चरर सप्लायर तो हूँ नहीं, पर मैं आपको देख के बता दूंगा भैया, इस पर लिख तो रहा 2700 रुपये। यदि किसी को दिख रहा हो तो क्लियर, 2700 रुपये लिख रहा, पर भैया ये 500 से 1000 रुपये तक मिल जाता है। बाकी वक्त की बात है, आपको पता है देश में हालात क्या है, जैसा मौका देखो। अब थोड़ी दिक्कत सी हो रही है कि 1000 नहीं 1200 का मिल जाएगा, बाकी 500 से 1000 रुपये इसकी कीमत है बाज़ार में। ये वर्क कैसे करता है, सपोज करो मैं, एक होता है सीधे हाथ से काम करने वाला आदमी, एक होता है उल्टे हाथ से, जैसे खब्बू और सब्बू, यानी कि राइट हैंडर और लेफ्ट हैंडर जो हम कह देते हैं। जैसे मैं राइट हैंडर हूँ, राइट हैंड की ये वाली उंगली में हमें इसे ऐसे प्रेस करना है और इसके अंदर एक हल्की सी लाल लाइट जलती है जब हम इसे ऑन करते हैं।
तो इस तक हमारी उंगली पहुंचनी चाहिए। और यहाँ ये इस पर बटन है ऑन बटन। जब हम इसके ऑन बटन को दबाते हैं तो अभी देख लो, ये मेरी इंडिकेशन दिखा देगा आपको भैया। मेरा ऑक्सीजन लेवल 97 है, ठीक है भाई जी। एक ये दिखा रहा है पल्स रेट 114 है और जी PI 2.4 है। ये बिल्कुल आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो मैं ये आपने देख लिया, इसे हटा लेता हूँ भाई। और ये आपने देख लिया होगा, बिल्कुल क्लियर भाई मेरे ही है, डाउट पे मत पड़ो। देख लिया ना, ओके। अब ये हट जाता है इसमें से। तो मैं आपको मिनिमम रीडिंग बता देता हूँ, लेने का तरीका बता दिया। एक का और लेके दिखा देता हूँ अभी होगा क्या। इसमें आपने फ़ोटो को थोड़ा पीछे हटा के चाहो तो एक स्क्रीनशॉट लेना भाई, सही रेज कर देता हूँ क्योंकि ये पढ़ाई से रिलेटेड कम है, बाकी बैग जाके आप देख ही लोगे। ये तो सिर्फ ज़िंदगी बचाने का तरीका है फ़िलहाल, जो भी रोकथाम कर लेगा भैया, जितना बचाव कर लोगे वो ठीक है। इसने पहला दिखाया SpO2 परसेंटेज, ठीक है। एक ये दिखाना था हमें पल्स रेट, जहां पे PR लिखा हुआ था, जो मेरी 100 से भी ऊपर मिल रही थी। एक PI, ठीक है जी। ये ऑक्सीमीटर देखो, कीमत का तो आपको पता ही है बाजार में जो हालत है। अब ऑक्सीजन सिलेंडर 40-40 हज़ार के बिक रहे हैं, वो एक अलग इशू है। बट हाँ, इतने में अवेलेबल हो जाता है। यदि किसी को कोई दिक्कत हो और मुझे पर्सनली जानता हो तो बता सकता है, अवेलेबल हो जाएगा लगभग इसी कॉस्ट में। SpO2 ये क्या है? सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन। सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन ये हमारी 90 तक भी हो तो ठीक है ना, ऊपर कितनी भी हो, यानी कि ये कहूँ मैं ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। और भाई किसी की 1-2 पॉइंट अब इस स्थिति में नीचे भी आ जाए ना, 89-88 भी आ जाए, तो थोड़ा सांस वास थोड़ा कैड़ा करके ले लो, या ऑक्सीजन का सिलेंडर घर पे ही मंगा लो। थोड़ी देर के लिए डाउन होती है, फिर ठीक हो जाती है। मैक्सिमम 90 से ऊपर ही रहता है सभी का ये, ठीक है। यदि वो आदमी स्वस्थ है, यदि वो इन्फेक्टेड है कोरोना से, तो ये धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा। दिक्कत 90 से नीचे तक भी नहीं आएगी, 80-85। जब इससे भी नीचे जाना शुरू होगा ना, बहुत धीरे धीरे गिरता है। इस मीटर को लगाया जाए, कोई इसमें 2 छोटे छोटे से DC वोल्टेज के सेल है। 2-4 महीने आपकी ये महामारी निकाल देंगे। और 20 आदमियों का भी चेक कर लो आप पर डे, भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो ऑक्सीजन का ये बता देता है। ऑक्सीजन कई बार क्या है, हमें और दिक्कत से भी सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है, और इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम इतना घबरा जाते हैं, अरे रे 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 भागा दौड़ी भैया हॉस्पिटल से। यदि बच लोगे तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज की डेट में हॉस्पिटलों में जाने के बाद इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है, तो जितना हो सके भाई घर पे ही इलाज कराओ। दूसरा है पल्स रेट। भाई पल्स रेट देखो, मैं बताऊं, वैसे नॉर्मली 60 से 90 के बीच रहना चाहिए पल्स रेट। 60-90 पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो 90 से ऊपर भी हो जाओ तो कोई ख़ास दिक्कत ना, 120 तक भी चल जाएगा। पर उम्र ज़्यादा है, उम्र कम हो और तब 90 से भी ऊपर जा रहा है तो कुछ दिक्कत है। पर पल्स रेट इससे कोई रिलेशन नहीं रखता ऑक्सीजन लेवल से, ठीक है। जैसे मेरा अभी 114 के करीब, तो भैया अपनी एज भी ज़्यादा हो रही है। जैसे जैसे एज बढ़ती है पल्स रेट थोड़ा बढ़ जाता है। तो 60 से 90 नॉर्मल जो डॉक्टर्स कहते हैं। दूसरा है PI रेट। PI रेट है परफ्यूजन इंडेक्स। इसका कोई खास मतलब तो होता नहीं है, पर इसका क्या है कि हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, इनटेक हमने सांस लिया वायु में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक दिया, और इनटेक किया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में करती है, ये कहानी है। तो वो परफ्यूजन इंडेक्स कितना है,
ये परफ्यूजन इंडेक्स की मिनिमम रेंज जो नॉर्मल मानी गई है 2 to 20, 2 to 20। अब मेरी कितनी थी, ठीक ही थी, 5 के आसपास थी, तो सही है, यानी कि 5 mm तक पहुंच पा रही है और 2 to 20 तक चल जाएगी तो परफ्यूजन इंडेक्स लगभग सभी का सही रहता है। अब वो रीडिंग मेरे वाली चली गई तो मैं नहीं कह सकता मेरी क्या थी। ऑक्सीजन वैसे 90 से ज़्यादा होनी चाहिए, पर फिलहाल जो सिनेरियो चल रहा है अभी आपके 80 से भी ठीक है ना, तो काम चला लो, घर पे ही रह के मत भागो, कोई फ़ायदा नहीं है। दवाइयाँ क्या है इसमें, रेमडेसिविर तो भाई आज की डेट में मिल नहीं रही, उसका तो नाम मीडिया में इतना उछल गया कि ब्लैक मार्केटिंग शुरू होगी। बाकी दूसरी है डेक्सामेथासोन। ये दोनों सेम ही है, ये अभी मिल जाती है, इसका लोगों को नाम इतना नहीं पता। मीडिया ने रेमडेसिविर को इतना उछाल दिया कि रेमडेसिविर तो भैया 35 हज़ार में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है 2-4 दिन में, मोदी जी कुछ कंट्रोल कर ले तो कर ले। बाकी डेक्सामेथासोन भी सेम ही काम करती है और कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं। यदि आपको दिक्कत लगे 80 से भी नीचे जा रहा है तो इनमें से ले सकते हो। दूसरा, इसमें पहली वीडियो में भी बताया गया था विटामिन सी जो कुछ सरकारी डिपार्टमेंट है वो दे रहे हैं, नहीं तो आपको पता है भैया विटामिन सी खट्टे फलों में होते हैं, आंवला मिल जाए, सूखा आंवला भी मिल जाए तो आंवले में काफ़ी प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है। खट्टे फल में आप नींबू ले लो, मौसम्बी ले लो, संतरा ले लो, इन सभी में विटामिन सी है। इस बार एक नई चीज़ निकल के आई है, जिंक। भाई जिंक एक धातु होती है और हमारे शरीर में धातुओं का भी रोल है, ठीक है जी। तो विटामिन सी प्लस जिंक का एक कॉम्बिनेशन लेना होता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा अंडे में जिंक होता है, तो जो लोग अंडे खाने वाले वो अंडे खा सकते हैं भाई। नहीं तो मल्टीविटामिन जो भी लो ना, किसी भी नॉर्मल मेडिकल स्टोर पे जाओगे तो मल्टीविटामिन की गोली आती है, दुनिया भर की आती है, बस उसे ये बता दो भाई मल्टीविटामिन दे दो विद जिंक, तो सारे विटामिन तो उसमें होंगे, जिंक थोड़ा ज़्यादा होगा, बात बन जाएगी। पर मेरे भाई जो शुगर के रोगी हैं ना, उनके लिए प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है इस बार सेकंड स्ट्रेन में, जिसके बारे में हम बात करें सेकंड वेव में, शुगर के रोगी के लिए ज़्यादा है। वो क्यों ज़्यादा है भाई, दारू देखो मैं बताऊं सच में, दारू पीने वाले भी ज़्यादा खुश ना हो। लोगों का मैंने बहुत एक प्रिस्क्रिप्शन ये सुना कि दारू पी लो तो भैया कोरोना होगा ही नहीं, कि सैनिटाइजर में अल्कोहल है, जब उससे हाथ का ही मर गया, ये मर गया, वो मर गया। वो ठीक है भाई, वो आपकी अपनी छोरी है और कहाँ तक सक्सेस है मैं नहीं कह सकता। बट आपको एक चीज़ ज़रूर बता देता हूँ कि दारू पीने विटामिन सी स्टोर नहीं किया जा सकता, और विटामिन हम स्टोर कर सकते हैं शरीर में। विटामिन सी है, खाया पिया गया बाहर हो गया, तो इसे लगातार इनटेक करना होता है। जब मेरे भाई हम दारू पी लेते हैं ना, तो विटामिन सी हमारे शरीर से ख़त्म हो जाता है। तो दारू पीने वालों की अपनी छोरी अपनी जगह है, पर विटामिन सी का इनटेक ज़रूर कर ले, अदरवाइज़ दिक्कत आ सकती है। तो विटामिन सी की चूसने वाली गोलियाँ होती है, सुबह शाम एक आध दिन लेते रहें, बाकी जो आपकी छोरी अपनी को चलाते रहो भैया, वो आपके साथ है। शुगर वालों के लिए मैं बता रहा था भैया, शुगर में जो इंसुलिन है ना, वो जिंक से ही बनता है, तो ऑलरेडी उनके शरीर में जिंक की कमी रहती है। तो शुगर वाले जो रोगी हैं वो ज़रा अपना पूजा पाठ ज़्यादा करें और वो ध्यान ज़्यादा रखें, क्योंकि उनके लिए दिक्कत है। हल्का गुनगुना पानी, भाप लेना, पुदीना या वो डाल के लेना, शाम को दूध में हल्दी, ये चीज़ें पहली वाली वीडियो में हो चुकी। पानी तो गर्म ही पीना मैक्सिमम, भाप और भी अच्छी है, भाप लेने का तरीका आप सभी को पता होगा। अब जो ये कोरोना फैला हुआ है, ये कई स्टेज का कोरोना है, 4 स्टेज में मैं इसे डिफाइन कर सकता हूँ, 1 2 3 एंड 4। पहला था वो फर्स्ट फेज, फर्स्ट वेव कोरोना।
ये है भैया अब जो फिलहाल चल रहा है सेकंड वेव कोरोना। भाई फर्स्ट वेव कोरोना तो ये 2020 वाली है और ये सेकंड वेव कोरोना 2021 जो एट प्रेजेंट हम जिसे झेल रहे हैं, ठीक है, या इसे न्यू स्ट्रेन भी बोलते हैं, न्यू स्ट्रेन कोरोना। तीसरा है पोस्ट वैक्सीन और री इन्फेक्टेड। फर्स्ट वेव कोरोना इतनी खतरनाक नहीं थी, इन्फेक्शन रेट इतना नहीं था, डेथ रेट भी इससे कम था। सेकंड वेव जो अब चल रही है जिससे हम लड़ रहे हैं एट प्रेजेंट में, ये थोड़ा ख़तरनाक है। वो सब बता दिया, RT-PCR कैसे काम करता है, क्या दवाई है, ऑक्सीमीटर का कैसे यूज़ करना है, ऑक्सीजन कम होने पे क्या लेना है क्या देना है। एक है पोस्ट वैक्सीन, सपोज करो मेरे दोनों डोज लगी हुई है, मेरे भी कोरोना हो रहा है, तो कुछ लोगों का एक तो ये मिथक है कि फिर वैक्सीन ने क्या किया। भाई वैक्सीन अपना काम कर रही है, वायरस अपना काम कर रहा है, पर जिनको वैक्सीन लग चुकी है उनको दिक्कत कम है, उनको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। डेथ रेट बिल्कुल उनका 0.1% के करीब भी नहीं आ पाएगा, ये आप देख लेना। री इन्फेक्टेड मेरे भाई वो हैं जो पिछले साल भी कोरोना से पीड़ित हुए, इस साल भी हो गए, तो इनको भी इतनी दिक्कत नहीं है, इनके शरीर में भी ऑलरेडी इससे लड़ने की कैपेसिटी बिल्डअप हो चुकी है। तो सबसे खतरनाक है सेकंड वेव, और जो ये ऑलरेडी दूसरे रोगों से पीड़ित है। पहली वेव इतनी खतरनाक नहीं थी, डेथ रेट कम था, अब सेकंड वेव बहुत खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा इसका इन्फेक्शन रेट है, प्लस जो दूसरे रोगों से पीड़ित हैं, फेफड़े जिनके कमज़ोर हैं या जिनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंसुलिन ले रहे हैं या शुगर है, डायबिटीज़, जिन रोगों से पीड़ित हैं उनको थोड़ा ज़्यादा खतरा है, तो वो थोड़ा बाहर ना जाएं और इन्फेक्शन से जितना हो सके भीड़ भाड़ के चीज़ों से बचें। एक दूसरी दिक्कत जो आ रही है हमारी अमेरिका की तरफ से आ रही है। अमेरिका ने कुछ चीज़ों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है। ये जो हमारी वैक्सीन बनी ना, कोवैक्सीन या और जो दूसरी वैक्सीन बाहर से भी बन के आई है, इनकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, किंतु इनमें मिलाया जाने वाला एक रसायन है जो अमेरिका से निर्यात होता है। तो पहले ही ट्रंप जी ने इन पर पाबंदी लगा रखी थी और जो बाइडन आए उन्होंने भी ये पाबंदी नहीं हटाई है। जो अपना सीरम इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट के ओनर जो है आधार पूनावाला, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी प्रधानमंत्री से भी और जो बाइडन से भी कि ये रोक हटा ली जाए, तो जो इसकी कैपेसिटी है ना कोरोना से लड़ने की और ज़्यादा हो जाएगी वैक्सीन की, तो तब ज़्यादा इफेक्टिव होगा। हो सकता है शुरू में ज़्यादा रिएक्ट करे, अब भी लोगों का बुखार भी चढ़ रहा है, हल्की दस्त वगैरह की प्रॉब्लम भी आ रही है, सिर भी भारी भारी हो जाता है, हाथ भी दुखने लगता है, वो प्रॉब्लम और थोड़ी ज़्यादा हो जाए, पर बीमारी से लड़ने की पावर भी उससे ज़्यादा हो जाएगी, तो मे बी ये रोक हट जाए। दूसरा भैया ऑक्सीजन का जो इंडस्ट्रियल है वो तो लगभग हो ही चुका। इंडस्ट्री में जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है वो मेडिकल में सप्लाई हो जाए, यानी कि रोगियों को मिलने लगे, ऑक्सीजन मिलेगी तो धीरे धीरे कवर अप कर लेंगे, यानी कि डेथ रेट घट जाएगा। दूसरी एक छोटी सी बात, रास्ते में जो दिक्कतें आ रही है, अपने भाई लोग सब समझदार हैं, रास्ता खाली कर देंगे, कम से कम ग्रीन कॉरिडोर तो खाली कर देंगे। बाकी सभी भाई ऑक्सीमीटर वगैरह लेकर रख ले, और जो पहले वाली वीडियो ज़रूर देख ले जिसमें बिल्कुल एकदम साधारण तरीके छोटी छोटी बातें बताई गई है। RT-PCR क्या है, ऑक्सीमीटर कैसे काम करता है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है इस नए वेव में, आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छी लगी होगी जानकारी। और भाइयों ये कहना चाहूँगा कि ये तो सभी के लिए दिक्कत का समय है। कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ, तो आप उन्हें ज़रूर शेयर करें, हो सके उनका भी कोई फ़ायदा हो जाए। देखो अच्छी चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत प्रिकॉशन लेने से यदि किसी की जान बच जाए या वो इस महामारी से सुरक्षित रह सके, तो हमें अपने आप पे बहुत खुशी होगी। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।